अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान। आज की बड़ी स्पेशल एक्सक्लूसिव रियल पाकिस्तानी एपिसोड के साथ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और यकीनन आप सब लोग मंडी गए होंगे, आपने अपनी शॉपिंग की होगी, बकरों की, गाय बैल वगैरह की। लेकिन ख़वातीन की जो शॉपिंग होती है वो ऑब्वियस सी बात है, वो हम तो भाई जो है अपनी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे। तो आज का जो मेरा वार्डरोब है, जो बड़ा खूबसूरत सा आप जो देख रहे हैं, ये है तस्नीम सदफ का। और जिस तरह से आज का दिन खास है, तो आज के हमारे गेस्ट भी बहुत खास हैं। वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। लाड़काना में वो पैदा हुए थे और मैं समझती हूँ कि उन्होंने होश संभालते ही सारी ज़िंदगी अपनी सियासत, अपनी पार्टी, पाकिस्तान को वफ़ कर दी। और वो जिन जिन अहम मिनिस्ट्रीज़ में रहे, उनकी कोशिश यही रही थी कि अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। और अगर मैं कहूँ, ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा तो एक सेलिब्रिटी हैं और वो जहाँ जिधर जाते हैं लोग उनके पीछे पीछे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे बड़े खास मेहमान और हमारे रियल पाकिस्तानी निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी हमारे नाज़रीन की तो खुशी जो है डबल होगी, क्योंकि आज ईद के दिन आप हमारे साथ हैं। और पहला सवाल ही मेरा आपसे यही है कि ईद का एहतमाम और ईद आपकी कैसे गुजरती है? ईदें दो होती हैं, एक थी रोज़ों के बाद, दूसरी होती है हज के बाद। इसको बड़ी ईद कहा जाता है, बकरीद भी कहा जाता है। तो बकरीद तो का नाम हमने दे दिया है, वैसे ईद उल अज़हा के नाम से माना जाता है। अब बाकी घर में बच्चों से मिलना, दोस्तों यारों से मिलना, और हमारे लिए टाइम निकालना मैं इनकार नहीं कर सका। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए तो हमने कहा कि आज हमारी खुशी जो है ना वो ज्यादा दुबाला है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और मुझे ये बताएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप माशाल्लाह से अवाम के हुक्मरान हैं, अवाम की खिदमत करने के लिए हैं। तो अवाम भी चाहती है कि ईद वाले दिन आपसे मिला जाए, कचेरी की जाए। मुझे ये खुशी है कि ईद वाले दिन मैं भी टीवी पे दिखाई दूंगा। ओह माय गॉड नहीं ओह माय गॉड, ये तो आप ये तो इसे कहिए आपकी आजी इंकिसारी है, ये तो आपका प्यार है अपने लोगों के लिए, नाजरीन के लिए। टीवी का ये तो फायदा है ना कि हर घर में पहुंच जाती है, हर घर में देखी जा सकती है। और अल्लाह करे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलें, आमीन, कि उनको पता चले, महसूस हो और खुशनुदी हासिल हो। ऐसा ही होता है। तो यही है। नहीं, वैसे आपने बड़े काम की और बड़ी गहरी बात कर दी कि देखें, ये इस शो के तवज्जुह से भी तो आपकी मुलाकात सबसे हो रही है और ये देखने वाले जो आपसे मोहब्बत करने वाले, वो इसी से ही जो है आपकी ईद वहां तक उन तक पहुंच रही है। बस अल्लाह सबको ईद मुबारक करे, उनके बाल बच्चों के साथ वो खुशी मनाए। आमीन। ईद उल अज़हा बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह का फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ है हज करना। जो अफोर्ड कर सकता है, बहुत से ऐसे हैं मिस्कीन जो हज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोई जो हज करने जा रहे हैं, उनकी खुशी की बात है कि वो अल्लाह के घर पे पहुँचे, उनके सामने सर्व सुजूद हुए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उम्मीद रखी कि अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करेगा। आमीन। तो ये जो नहीं जा सकते, वो फिर अपनी कुर्बानी करके उस ईद में शामिल हो जाते हैं। नीयत भी बड़ी मैटर करती है निसार साहब, क्योंकि आपका बहुत पुराना अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ हम बात करते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, अपने काम के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से। हम चाहेंगे ऐसी कोई पुरानी यादें ईद के हवाले से मोहतरमा के साथ कोई आपकी गुजरी हों या चीज़ें हों, ताकि हम भी उन चीज़ों को जान सकें, क्योंकि बड़ी एक्टिव रहे हैं हर दौर में। बड़ा मुश्किल टाइम रहा आपकी पार्टी पे, लेकिन आप हमेशा खड़े रहे। ये खड़े रहने वाली बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आई कि मैं ऐसे क्यों समझूं, जो किसी पार्टी में हूँ तो फिर किसी और का क्यों सोचूं। क्या बात जब है? मैं अपनी पार्टी से मुतमैन हूँ, उनकी किरदार से मुतमैन हूँ, उनके सियासी सोच से मुतफिक हूँ, उसकी जमहूरियत से लगाव के लिए मुतफिक हूँ, तो फिर मैं किसी और का क्यों सोचूं बैठ के। जो भी काम बन पड़ता है करते हैं पीपल्स पार्टी के लिए। मोहतरमा की यादें कौन सी शेयर करें, कुछ भी इस दिन तो आज हो जाए कि हम उनका जिक्र। दरवाजे वैसे भी उनके खुले रहते थे हर एक के लिए, सबके साथ मिलती थी। ईद के दिन भी सबके साथ मिलती थी, अपने भाई जो आते थे, बहनें आती थी उनसे मिलने,
دل کے دروازے بھی کھلے رکھتی تھی، گھر کے دروازے بھی کھلے رکھتی تھی، اور ان کے ساتھ حال و حال پوچھ گچھ، کیسی گزری عید، کیا ہوا، پھر خاطر تواضع ان کی کرنا، یہی ہوتا تھا عید کے دن. باقی تو سیاست تو بولتے ہی جاتی ہیں، بولی جاتی ہے ہر جگہ جب بھی ہو، تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے موضوع نکل ہی آتا ہے، اور موقع ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں ان کے سامنے سیاست کی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہم سب کے ساتھ منسلک تھی، بچے ہوں گے ان کے، لیکن جب وہ آ رہی تھی پاکستان تب بھی یہی کہا تھا کہ میں بچے اگر اپنے دبئی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں تو پاکستان میں بھی میرے ہی بچے ہیں. کیا بات. تو ظاہر ہے وہ اس طرح کی خاتون تھیں، اس طرح کی شخصیت تھیں کہ آج بھی دل روتا ہے، دنیا روتی ہے، ان کو یاد رکھتی ہے. ان کا رتبہ تھا، ان کی شخصیت تھی، اس کے قد تھا، اس نے پارٹی کو جس طرح سے سنبھالا، وہ سب سے بڑی بات ہے. بھٹو صاحب کی ہمارے سے جدا ہونے کے بعد انہوں نے بڑی سختیاں سہ کر اور پارٹی کو سنبھالا. جیلوں کے دن ہم سب کو یاد ہے کہ جس طرح سے جیل اس نے کاٹی، پھر اسی جیل کاٹنے پر شاعروں نے پتہ نہیں کتنی بڑی شاعریاں کی. اس کے گن گانے کا ہے آج بھی دن، کیونکہ میں تو اس کو موجود سمجھتا ہوں. کہتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اکثر ہوتے ہیں ساتھ، اور ہم بس ان کی یاد کو مناتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمہاری پارٹی کو سنبھالے ہوئے ہیں. ہمیں کہہ کے گئی تھی کہ میں ورکروں کے حوالے پارٹی کروں گی، اور وہی میرے چوکیدار بھی ہوں گے پارٹی کے. نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ عام جو ورکرز ہیں ان کو آپ نے بڑی آگے جا کے بڑی اہم پوزیشنز اور منسٹریز دی. اس میں یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں سے ہے. ان کی کام اور خدمات کو رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکرز کو آگے رکھا. یہ بات تو ہم دیکھتے ہیں. میں آرام سے اور فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس لوکل باڈی جو ابھی تازہ ہوئی ہے، جس میں ماشاءاللہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سب اضلاع جیتے ہیں، کراچی سے لے کے گھوٹکی تک یا کشمور تک سب اضلاع ہم جیتے ہیں، سب میونسپلٹیز جیتے ہیں، ٹاؤن کمیٹیز جیتے ہیں. اس میں ہم نے مقابلہ کیا ہے، لسانیت کا بھی مقابلہ کیا، فرقے واریت کا بھی مقابلہ کیا، اور الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد ہم نے اونچ نچائی کا بھی مقابلہ کر دیا. ہم نے اپنے ورکروں کو، ہم نے اپنے عہدیداروں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا، جس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف بڑا آدمی، ڈپٹی میئر کا بھی آپ دیکھ لیں، بڑا آدمی ہی بڑی پوزیشن پہ پہنچے. نہیں، ہم وہ کلاس ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ تاثر ہو کہ صرف بڑے لوگ ہی اس لائق ہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے جو عہدیدار ہیں، وہ بھی اس سسٹم میں گھسیں، ان کو پتہ چلے کہ سسٹم ہوتا کیسے، ان کو تجربہ حاصل ہو کر وہ اونچ نچائی والی بات کو ختم کر سکے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے ڈسٹرکٹس میں ہمارے عہدیدار چیئرمین بن گئے. ہمارا میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی دیکھ لو کہ وہاں بھی ایک مرتضیٰ ورکر صاحب، دوسرا شہید عبداللہ مراد کا بیٹا ڈپٹی میئر. اب وہ ڈپٹی میئر جو بنا وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کا صدر تھا. تو ہم نے اس چیز کو بھی سامنے لے آئے کہ ہم کام کرنے کو، ہر ایک انسان کو عقل ہوتا ہے، اور وہ کام کرنے کی نیت اگر رکھتا ہے تو پھر یہ بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی کی فرق نہیں رہتا. تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس طرح سے چل رہے ہیں. پہلے لوور کلاس ہوتا تھا اور اپر کلاس ہوتا تھا، ایسا ہی تھا. بڑے آدمیوں سے بہت بڑے، اور پھر نچلے طبقے کے لوگ تھے. تو بھٹو صاحب نے کیا کیا؟ 2 چیزیں صرف کی تھی. ایک تو CNIC کارڈ بنوانے کی ہدایت کر دی کہ سب کو چاہیے، پہچان بناؤ اپنی کہ تم پاکستانی ہو، پہچان بناؤ، کہیں بھی جاؤ تو تمہارا کارڈ تمہیں بتائے گا کہ تم کون ہو. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سب کو پاسپورٹ ملنا چاہیے. ہر ایک انسان جو 18 سال سے اوپر کی عمر کا ہے اس کو پاسپورٹ ملنا چاہیے، اور وہ پاسپورٹ سے دنیا کے دروازے اس نے کھول دیے بھٹو صاحب نے. ایک مڈل کلاس بن گئی جو پہلے نہیں ہوتی تھی. اس مڈل کلاس سے
सोच बेहतर हुई, उससे रहन सहन बेहतर हुआ, दुनिया में चलते फिरते रहने का एक अज़म पैदा हुआ। आप स्पीकर भी रहे, बड़ी ज़बरदस्ती आपने, जब ऑपोजिशन की बात थी, ऑपोजिशन में भी आपने बड़े बढ़ चढ़ के बोला, और आपका दबंग स्टाइल है, इससे कोई सब जानते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ अगर देखें, जो शायर की आवाज़ होती है, अगर एक शायर की जो आवाज़ आपकी इतनी खूबसूरत जिस तरह से आवाज़ होती है, उसमें इतनी, मतलब इट्स अ डिफरेंट वॉइस आपकी, जो मैं ये कहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अभी आपने कोई शेर की तरफ जाने, शेर अभी आप सुनाने लगे थे, मैं दरख्वास्त करूंगी कि आपकी ऐसी आवाज़ है तो इसमें अगर आज कोई शेर सुना दिया जाए, क्योंकि आपकी आवाज़ इज़ टोटली जिस तरह से बहुत मुख्तलिफ, और एक शायर की और एक डिफरेंट अंदाज बयान करने का, तो ये दरख्वास्त आज हमारी आपसे दरख्वास्त है। मैं शायरी याद नहीं रखता, मैं अपनी आवाज़ कभी कभी सुनता हूँ, मैं नहीं सुन रहा ऐसी कि जो बोलता हूँ तो उसके बाद बैठ के सुनूं कि मेरी आवाज़ है कैसी, वो क्या है पता नहीं। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे, बादी चाहे इत्तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, इसको देखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। क्या अच्छा निसार साहब, वैसे ये बताएं, क्योंकि आपने पानी की तो बात कर ली, हम जरा खाने की भी अब बात करते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है, स्पेशली क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम बकरा ईद जो कहते हैं उसमें कोई खाने का आप लोगों का एहतमाम होता है, बारबेक्यू तो हर जगह ही होता है, तो आप लोगों की भी इसी तरह से नॉर्मली दावतें होती हैं, दोस्तों की जानिब से, आप लोगों की जानिब से बारबेक्यू हो रहा है, मिलना मिलाना उसी तरह से होता है जिस तरह से हम सब लोग मिलते हैं और ईदें अपनी सेलिब्रेट करते हैं? भाई अब तो परहेज पे चला गया हूँ, परहेज पे चला गया हूँ। बाकी याद पड़ता है कि मेरी माँ जब होती थी, वो सुबह को नमाज के बाद वो गोश्त और गुर्दे और ये सारा कुछ मिल मिला के भून कर रखती थी, वो ज़रा मज़े से खाता था। बाकी अब जो मिलता है खा लेता हूँ, कोई ख़ास पसंद नहीं होती। मैं ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा नहीं खाता, बेहतर ट्राई करता हूँ कि चलो कोई सब्ज़ी हो तो वो बेहतर है। अब बाकी अब बारबेक्यू तो हर एक को अच्छा लगता है, उसकी खुशबू, बारबेक्यू उसकी खुशबू अच्छी लगती है। बारबेक्यू अक्सर मिलता है रात को, दिन को होती है ईद, शाम को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दाल चावल भी बहुत है। क्या बात है यानी दाल चावल से भी ईद गुजारी जा सकती है। बिल्कुल गुजारी जाती है। जी निसार साहब, आपने बचपन की बात छेड़ दी है, अपनी वालदा की बात छेड़ ही दी है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी ईद भी उन बच्चों की तरह होती थी, बकरा लेके जाना, गायें वो बैल जो आती है गलियों में खड़े होके सजाना और इसी तरह से सेलिब्रेट करना, तो मंडियों में जाना, तो इसी तरह से आपकी ईदी रही है? मैं गांव के रहने वाला था और गांव में हम, जाहिर है ईद उल अज़हा तो हर एक करता है, हमारे ऊपर भी फर्ज है, तो बकरे तो हम ज़्यादातर नहीं काटते थे। गाय भैंस हो जाती थी, गाय वो भैंस को ज़िबा करने के लिए सिर्फ उस कसाई के छुरी पर हाथ लगाता था ज़रूर, लेकिन मैं कसाई तो नहीं बन सकता, वो काट तो नहीं सकता, लेकिन वो आ जाती थी गाय नहीं, गाय या भैंस जो भी आ जाती थी, उसकी हम कर लेते थे, फिर बांटते थे गरीबों में। अच्छा नहीं, बच्चे, सॉरी मैं कह रही हूँ, बच्चों की अटैचमेंट हो जाती थी ना अपने जानवर, तो आपकी भी अटैचमेंट होती थी कुर्बानी के बाद, रोना धोना कि मेरा जानवर काट दिया? ये मुझे याद नहीं है ये मुझे याद नहीं है कि मैं उस गाय को कटते हुए रो दिया कि जी आप जी गाय कट रही है, हाय हाय हाय, नहीं ये नहीं हुआ। और क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं इसलिए थोड़े से सख्त जान है, दिल मजबूत है आप लोगों का इस ठीक है ना, तो इस लिहाज से मैं इस मूड में शायद नहीं आया कभी, इस मूड में कभी नहीं आया कि मैं इसको महसूस करूं। लेकिन बच्चे जहाँ कराची में, बड़े शहरों में मोहल्ले में खड़े कर लेते हैं, अपने घर में जगह नहीं होती तो मोहल्ले में इकट्ठे कर लेते हैं सब, और बैठ के वहाँ उनकी खुराक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कटना तो है, हम रोज़ाना खाते नहीं हैं, ऐसा ही है, हम रोज़ाना बकरे नहीं काट के खाते, तो ये भी वही चीज़ है। अच्छा निसार साहब, एक और चीज़ हम देखते हैं, ऑपोजिशन का जब मामला आता है, आपकी जो मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं उनसे असेंबलियों में तो लड़ाई झगड़े रहते ही हैं, वो क्योंकि आपकी काम का हिस्सा है। क्या ईद वाले दिन भी आप लोग जो दीगर पार्टीज़ हैं उनसे मिलना रहता है, या उस पर भी जो है वो चीज़ें रहती हैं कि नहीं आप तो मुखालिफ पार्टी का, ईद नहीं मिलनी, या वो चीज़ वैसी ही रहती है? दो तरफा ताल्लुकात हमेशा बेहतर होते हैं। मुसीबत यह है कि पहले ज़माने में इलेक्शंस
सियासत, मुखालफत, जीतने वाला और हारने वाला आगे बढ़ के हाथ मिलाकर जीतने वाले को मुबारक देता था। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अभी भी ये रिवायत है, जी। ये अभी भी हम देखते हैं। देता था। अब ये जातियात पे आ गई ये बात। किसी ने मेरी मुखालफत की तो उम्र भर के लिए उसको ज़हन में रखूंगा, इसने मुझे मुखालफत की। ये गलत बात है। हारना और जीतना हमारे हाथ में तो नहीं है, अवाम के हाथ में है। और ये जमहूरी अमल है। और अवाम ने अगर किसी को पसंद किया तो दूसरा कोई रोक नहीं सकता। कि देखें, हुकूमत में होते हुए किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत से ऐसे मिसालें मिली हैं कि जिसकी बदजुबानी ने हमें मजबूर किया उससे दूर होने को। उसकी बदजुबानी जब शुरू हुई तो कोई किसी से हाथ मिलाना, क्या सोशल बायकॉट हो ही जाता है, उससे सोशल बायकॉट हो जाता है। हमारे यहाँ सिंध में भी ऐसा हुआ है और दूसरे मुल्क, सारे मुल्क में भी ऐसा हुआ है। ये लेवल वज़ीर आज़म तक जाके पहुँचती है। लेकिन अब आप बैठे हुए हो, हम और PMLN एक दूसरे के मुखालिफ रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मोहतरमा जब शहीद हुई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब गड़ी खुदा बख्श और नौडेरो पहुँचे दुआ मांगने के लिए। लेकिन हमारे दूसरे जो इनकलाबी लीडर अपने आप को कहलाता है, वो ताजियत के लिए नहीं आया। मेरे घर की बहन थी ना वो, तो मैं क्यों उसके लिए हमदर्दी महसूस करूं? ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैं उसका नाम ही ले लूं, वो कौन है, टेरियान के वालिद, वो इसको तौफीक नहीं थी। वो तो शायद इस तरह के तरीक़ों से शायद वाकिफ़ भी पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि अपने जो साथी हैं उनके घर में जब कोई फौतगी होती है तो शायद नहीं जाता वो। हम यहाँ मरते रहे सैलाब में, किसी के सर पे आके हाथ नहीं रखा। ये रवैये जो हैं वो मजबूरन दूर करते हैं इस बंदे से कि उसका सोशल बायकॉट किया जाए, और सोशल बायकॉट होता है इस दुनिया में। वैसे हम मिलते रहते हैं, असेंबली से बाहर निकले तो हम गले भी मिलते हैं, हम बात भी करते हैं, और ये पर्सनल नहीं होना चाहिए। सियासत में मौक़िफ़ हर एक का अलग अलग हो सकता है, उस मौक़िफ़ को ज़िद नहीं बनानी चाहिए। तो मुझे कोई ऐसी जहन में नहीं आती कि मैं किसी और से न मिलूं, लेकिन आना जाना अगर हो तो आते जाते रहते हैं इस तरह से। मुझे याद है किसी ज़माने में, चाहे प्रोफेसर गफूर साहब हमारे साथ नहीं होते थे, लेकिन मैं जाता था उससे मिलने। हम दूसरी पार्टी में थे, वो दूसरी पार्टी में थे। तो मुझे ये बताएं निसार साहब, क्योंकि हम वैसे तो सियासतदानों पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देखते हैं कि नो डाउट जब हमारे सियासतदान बहुत अच्छा काम करते हैं तो यही आवाम बहुत प्यार भी करती है। तो मुझे ये बताएं, लोगों के प्यार को आप किस तरह से समेटते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है माशाल्लाह से एक नोन फिगर के तौर पे जाने जाते हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, तो उन लोगों के प्यार को किस तरह से आप लेते हैं? हम क्रेडिट देते हैं भुट्टो को। ये भुट्टो के सदके हमें भी इज्जत मिल रही है। हम इतने वो नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। अपनी जान देना कोई मजाक नहीं है, अपनी जान देना मजाक नहीं है। जब जान की परवाह किए बगैर कोई आगे बढ़े तो उसके सदके हमें सबको इज्जत मिलती है। हम अक्सर उनका मशकूर भी हैं और खुश भी हैं कि हाँ, हमारे साथ अभी तक बंधे हुए लोग हैं। हम चाहते हैं अभी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल न हो, हम कहते हैं हम और आगे बढ़े हैं, हम और आगे बढ़े हैं। यही ज़िंदगी भी होती है, यही सियासत भी होती है कि आखिरी दम तक, जब तक तुम्हारा सांस चले, तुम जदोजहद करते रहो, यानी बढ़ते रहो आगे, और बढ़ना ही असल ज़िंदगी है। कराची से इलेक्शन जीते तो पहला जुमला क्या निकला हमारी लीडरशिप से? शुक्रिया कराची। लफ्ज़ शुक्रिया ऐसा ही कहा, शुक्रिया कराची। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हमारी बस हुज्जत है कि हम जीत गए। उसने कहा शुक्रिया कराची कि आपकी मेहरबानी कि आपने हम पर ये एतमाद किया, और ये मेहरबानी करना उनकी दिलजोई है। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें होंगी, ये इलेक्शन जीतने के बाद सारी तकलीफ़ें ख़त्म ना भी हों, लेकिन ये एटिकेट्स में है, कर्टसी में है
کہ آپ ان کا دل سے شکریہ ادا کرو, اسے دل سے مبارک دو. لیکن ان کے کراچی والوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی اسی طرح سے ہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک اچھا شہر دیکھ سکیں, ان کے مسائل اگر ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن کم ہو جائیں ایٹ لیسٹ. دیکھیں, کل ہمیشہ اچھا لگتا ہے جو کل گزر گیا. آج جس حال میں ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جی بہتری ہو. مستقبل سے پر امید ہونا یہ پازیٹیو چیز ہے, اور اسی طرح سے اللہ بھی یاد آتا ہے کہ ہماری سن رہا ہے, ہماری تکالیف دیکھ رہا ہے اور ہمارے لیے بہتر کرے گا. امید رکھنا, یہ امید کے بغیر تو, امید پر تو دنیا چلتی ہے, تو یہ کل کے لیے بہتر امید رکھنا میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب چیز ہے اور رکھنی چاہیے, اور اسی سے کچھ نہ کچھ بہتری. اچھا نثار صاحب, ویسے تو میرا بہت دل چاہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس اس طرح سے میں چاہ رہی تھی اور بھی مزید گفتگو کر سکے, لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم جس ایسے ہوتے ہیں نا شاپنگ کے لیے جاتے ہیں یا عید کا اہتمام ہوتا ہے, تو آپ بھی کوئی اپنی عید کی شاپنگ خود کرتے ہیں یا کوئی فیملی میں سے کوئی چلا جاتا ہے اور آپ کے لیے شاپنگ, یا آپ ٹائم نکالتے ہیں عید شاپنگ کے لیے؟ ویسے ہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عام نارمل انسانوں کی طرح آپ ٹائم جاتے ہیں شاپنگ کا اہتمام کرنا, یا رہتا ہے یا نہیں؟ میں ایب نارمل انسانوں کی طرح صاف کپڑے پہنتا ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ نئے جوڑا ہو, یہ بھی سنت میں نہیں ہے. صاف کپڑوں کی تو ہدایت ہے, سادگی کا لفظ ضرور ہے. یہ سادگی کے سامنے, اللہ کے سامنے سربلندی دو. حج پر کیا ہے, میدان عرفات پہ آپ زمین پہ سو, منا عرفات, بیچ میں رات گزارنی ہوتی ہے اور زمین پر سارے سوتے ہیں, چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو یا غریب ہو. ایک زمین پر سو کے اللہ کو سامنے کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تیرے سامنے. بے شک ایسا انسان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوں تیرے سامنے. اور اس لیے اللہ نے بھی اس طرح سے رکھا ہے کہ جی منا اس عرفات کے میدان میں آپ سو گے, رات گزارو گے, زمین پہ بیٹھ کے گزارو گے, سو کے گزارو گے. تن پر کپڑا ہے نہیں ہے, گزارو گے. اب یہی سبق سنت کا بھی ہے, تو یہی سبق اللہ کا بھی ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا ہوا کہ ضروری ہے کہ زری بختر پہنو, اور یہ ضروری نہیں ہے. سادگی کا یہی ہے کہ آپ بے شک اتنا زیادہ نہ کریں, سادگی کو اپنائیں. اور میں چاہوں گی کیونکہ آپ کی بات میں ایک پیغام تو تھا, لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بالکل اسپیشلی کوئی پیغام دینا چاہیں عید کی مناسبت سے, یا اب کچھ کہنا چاہیں. آپ نے بڑے بڑے مالز بنا لیے ہیں, شاپنگ کے لیے نکلنا ہے, ویسٹ کوٹ لینا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس کی نماز 15 منٹ کی ہوتی ہے نماز 15 منٹ کی ہوتی ہے. صاف پہن لو, اچھی بات ہے, چلو نیا جوڑا آ گیا, ٹھیک ہے, نیا جوڑا آ گیا, چلو آدھا گھنٹہ آپ نے محسوس کیا کہ جی نیا جوڑا پہنے میں عید کی خوشیوں میں شامل ہوں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن زیادہ رکھ رکھاؤ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں. فضول خرچی کی طرف نہ جائیں لوگ جو جتنا جس طرح سے جا رہے ہیں. نہیں, بہت شکریہ نثار صاحب, آپ کی بہت ساری باتوں میں جس طرح سے ایک تو اٹیچمنٹ بھی مجھے فیل ہوئی, خدا کی جو رہتی ہے, رشتہ رہتا ہے, اور یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزوں میں گہرائی تھی سمجھنے والی, اور میری تو تھرو آؤٹ کوشش رہی ہے کہ میں آپ کی باتوں کو, آپ کی چیزوں کو سمجھ سکوں. اور آپ کو ونس اگین بہت بہت عید مبارک, ہماری بہت ساری دعائیں اسی طرح سے آپ عید منائیں. اور کیونکہ ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے کہ آپ کراچی میں موجود ہیں. بھائی میں کیا مطلب, عید کی بس اب کھانے کی بات ہوگی, شیر خورما ہوگا, سیویاں ہوں گی, حلوے ہوں گے, گوشت ہوگا, پلاؤ ہوگا. ابھی منہ پانی آنا شروع ہو گیا. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تو ہمارے ریئل پاکستانی نثار کھوڑو صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی اور اتنی پیاری بات تھی کہ پلیز عید بنائیں, عید کا اہتمام کریں, لیکن سادگی کے ساتھ, کیونکہ اسی سادگی میں آپ جو ہے ان لوگوں کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں جو اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر یا بڑے لیول پہ عید سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ جہاں رہیں جدھر رہیں اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.